नमस्कार दोस्तों, मैं अमन जैन आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल AVS पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे क्लास 10th में कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस टॉपिक से MP बोर्ड के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। चलिए तो हम जानते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है श्वसन कैसी अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विशेषण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। इनमें से पहला वाला जो ऑप्शन है वह ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा, क्योंकि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है। चलिए अब हम जानते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है चूने का बुझना किस परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। चूने का बुझना किस परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है हमें रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला जो आंसर है रासायनिक अभिक्रिया वह यहाँ पे सही होगा, क्योंकि चूने का बुझना एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो हमें जानना है कि लोहे में जंग किस कारण से लगती है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अपचयन अभिक्रिया, उपचयन, वियोजन या फिर संक्षारण का। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ वाला आंसर है वह सही होगा। लोहे में जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण माना जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट हमें दिया हुआ है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान के लिए पहला ऑप्शन दिया है 7, दूसरा 8, तीसरा 9 और चौथा 10। तो यहाँ पे जो पहला वाला आंसर है वह हमारा सही होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 होता है। पीएच के बारे में आपको बता दें, पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीएच का पूरा नाम क्या है। तो पीएच का पूरा नाम आपको याद रखना है, पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर इकाई होती है। अभिक्रिया किसकी इकाई होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति मोल, मोल प्रति लीटर या फिर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला आंसर दिया है वह हमारा सही होगा। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड जो होते हैं अभिक्रिया दर की इकाई मानी जाती है। चलिए अब हम जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम होता है। तो पहला ऑप्शन दिया मैं एक्वारेजिया, सांद्र हाइड्रोफ्लोरिक, तीसरा दिया है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और चौथा दिया जलीय नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे जो पहला वाला है वह हमारा सही होगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक ऐसा अम्ल होता है जो सोने और प्लेटिनम दोनों को गलाने का काम करता है। इसके बाद तीसरा अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं। यह वाला क्वेश्चन पिछले वर्ष भी पूछा गया था। तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया,
तीसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा वाला आंसर है वह सही होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो आयनों के बीच आदान प्रदान करने का काम करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उस अभिक्रिया का नाम हमें यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, दूसरा दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और तीसरा दिया है यह दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला जो आंसर होगा वह सही माना जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। उत्पादन का निर्माण जैसे ही होता है तो उसके साथ साथ यहाँ पे ऊष्मा का निर्माण भी होता है और उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो भोजन का पाचन जब हम करते हैं तो उस समय किस तरीके की अभिक्रिया होती है? तो पहला ऑप्शन हमें दिया हो या भोजन अभिक्रिया, अवचेतन अभिक्रिया, तीसरा वियोजन अभिक्रिया और चौथा है रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला आंसर सही होगा, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया के द्वारा भोजन के पाचन में अभिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जलीय अवस्था क्या है? तो हमें बताना है कि जलीय अवस्था क्या होती है। तो जलीय अवस्था में हम पहला ऑप्शन दिया हुआ है संक्षारण अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, विक्षेपण अभिक्रिया या फिर अभिकारक। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला आंसर सही माना जाएगा कि अभिकारक जो होती हैं जलीय अवस्था कहलाती हैं। चलिए देखते हैं आगे, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए। हमें बताना है कि बिना बुझा चूना जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है CaO, दूसरा दिया है HCl, तीसरा NaCl और चौथा दिया है HCl। दूसरा और फोर्थ वाला हमारा रिपीट हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आंसर होगा वह हमारा सही माना जाएगा, CaO। CaO जो होता है बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन अपना, निम्न में कौन धीमी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है लोहे में जंग लगना, दूसरा है गंधक का जलना, तीसरा है HCl का NaOH से अभिक्रिया होना और चौथा दिया हुआ है सोडियम का पानी से अभिक्रिया करना। तो यहाँ पे पहला वाला जो हमारा आंसर होगा वह सही माना जाएगा, लोहे में जंग लगना। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है। बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण कौन सी अवस्था में होता है। तो पहला दिया है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा दिया है रंग में परिवर्तन, तीसरा दिया है तापमान में परिवर्तन और चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो हमारा फोर्थ वाला आंसर यहाँ पे सही माना जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण इन तीनों के द्वारा हो सकता है। या तो अवस्था में परिवर्तन होगा या फिर रंग में परिवर्तन होगा, तापमान भी परिवर्तित हो सकता है, इसलिए इन तीनों को सही माना जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए जानते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। ताप एवं दाब बढ़ने से अभिक्रिया की दर किस तरह प्रभावित होती है? अब हमें बताना है कि ताप एवं दाब जब बढ़ता है तो अभिक्रिया की दर किस तरह प्रभावित हो जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ जाती है, कम हो जाती है, दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सही माना जाएगा कि जब ताप एवं दाब बढ़ते हैं तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह देखते हैं, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं होता है? भौतिक परिवर्तन किसमें नहीं होता है हमें वह बताना है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है LPG का दहन, दूसरा दिया है नमक का पानी में घुलना, तीसरा दिया है बर्फ का पिघलना
और चौथा दिया है खौलते पानी से जलवाष्प का बनना। तो यहाँ पे जो तीन उदाहरण दिए हुए हैं वह जो होते हैं भौतिक परिवर्तन के नहीं होते हैं। इसमें पहला जो है वह भौतिक परिवर्तन इसमें नहीं होता है। एलपीजी का जब दहन होता है तो वहां पे भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। बाकी सारी क्रियाओं में भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जब नमक का पानी में हम घोलते हैं तो वहां भी भौतिक परिवर्तन होता है। बर्फ का पानी में पिघलना यहाँ भी भौतिक परिवर्तन माना जाएगा, और खौलते पानी से जलवाष्प बनना यहाँ भी भौतिक परिवर्तन ही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फोटोग्राफी विकास किस अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है ऊष्मा शोषी अवरोध की अभिक्रिया का, दूसरा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का, तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया का, और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे तीसरा वाला जो आंसर है वह सही माना जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का। यानी कि फोटोग्राफी जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ही आता है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। बे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का अवशोषण होता है क्या कहलाते हैं। हमें बताना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है तीसरा वाला आंसर हमारा सही माना जाएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह प्रकाश अवशोषण के अंतर्गत आती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रचलित नाम क्या है। इसके पहले हमने ऊपर देखा था कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड का प्रचलित नाम। तो बात वही है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है बिना बुझा चूना, बुझा हुआ चूना, चूने का पानी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला आंसर सही माना जाएगा, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना जो होता है वह कैल्शियम ऑक्साइड का प्रचलित नाम होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। चलिए अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन। मोमबत्ती के चलने में क्या बनता है। मोमबत्ती जब जलती है, यहाँ पे चलने की जगह जलना है, तो मोमबत्ती जब भी जलती है तो उससे क्या बनता है। पहला लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है पानी, तीसरा है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए हम जानते हैं कि मोमबत्ती जब जलती है तो उससे क्या क्या बनता है। तो मोमबत्ती जब जलती है तो पहला बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2, और दूसरा लिखा है पानी, इसका सूत्र होता है H2O। ये दोनों जो होती हैं जब मोमबत्ती जलती है तो दोनों इस अवस्था में रिलीज होती हैं, इसलिए हमारा तीसरा वाला यहाँ पे ऑप्शन सही माना जाएगा कि मोमबत्ती जब जलती है तो उनसे रिलीज जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और पानी भी बनता है, इसलिए दोनों यहाँ पे सही ऑप्शन